वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नमस्ते। ठीक है, आइए क्लास को स्टार्ट करने से पहले डालते हैं नजर कुछ समाचार पे। जो कि पहला समाचार है बांग्लादेश से रिलेटेड है। देखिए, भारत ने बांग्लादेश से सभी स्थलीय और अधिकांश समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से जूट और संबंधित उत्पादों के आयात पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है तथा केवल मुंबई के नाहवा सी के माध्यम से प्रवेश की अनुमति दी है। देखिए, कहने का मतलब है भारत ने बांग्लादेश से जो भी स्थल और अधिकांश समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से किस चीज का, जूट का, और उससे क्या संबंधित उत्पाद का आयात पर तत्काल प्रतिबंध न लगा दिया। अब जूट क्या होता है? जूट आप देखेंगे आपके घरों में बोरी और बोरा होता है। ठीक, एक क्या होता है, एक जूट का बोरा होता है और एक प्लास्टिक का बोरा होता है। जूट पहले आप देखेंगे आप लोग जो जिसमें गेहूं चावल पहले रखा जाता था, वो कपड़े की तरह होता है एक, ठीक है ना। वो जूट जो है उसका हम लोग क्या आयात कहाँ से करते हैं? बांग्लादेश से। बांग्लादेश में बहुत ज्यादा होता है जूट। जूट देखिए, तो भारत ने इसका क्या किया इस जूट का? जो बांग्लादेश से क्या होता है, स्थलीय और अधिकांश समुद्री बंदरगाहों से, मतलब बहुत जगह है भारत में, बहुत जगह से अलग अलग रास्तों से क्या होता था, जूट का आयात होता था। कहाँ से? बांग्लादेश से। अब भारत ने उस पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया है। आयात होगा लेकिन बस कहाँ से होगा? नाहवा सी, मुंबई के नाहवा सी के थ्रू। ठीक है, नाहवा सी के थ्रू, यानी उसके माध्यम से इंपोर्ट होगा। ठीक है, एक तरह से ये क्या कहा जाएगा इसको, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश में वो क्या एक टैक्स लगाया है, ठीक है ना, सारे देशों पे, वैसे ही एक टैक्स लगाने का माध्यम है भारत का। ठीक है ना, भारत का किसके किसके ऊपर? बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश से हमारा रिश्ता खराब चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब बांग्लादेश से रिश्ता खराब चल रहा है तो हम उनको कहीं ना कहीं से नकेल तो कसेंगे ना। ठीक है, तो बात किस चीज को हो रही है? ट्रेड रिस्ट्रिक्शन का। ठीक है, और किस पे निकाल रहा है भारत? ये जूट पे, जूट इंपोर्ट पे। ठीक है, कहा किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ। ठीक है, ये पहला न्यूज है। दूसरा देखिए, दूसरा न्यूज है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र के 40वें स्थापना दिवस पे, कौन सा 40वें स्थापना दिवस पर, नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक नया ऐप, एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, जिसका नाम है रेल वन। रेल वन क्या क्या इन्होंने लॉन्च किया है? ये एप्लीकेशन है, आप लोग जाकर प्ले स्टोर पर देख लेना। ठीक है, ये है क्या, ये जानते हैं पहले। केंद्रीय रेल मंत्री अभी कौन है? अश्विनी वैष्णव अश्विनी वैष्णव। ठीक है, इन्होंने इंडिया हैबिटेट सेंटर पे कल ही की बात है, इन्होंने क्या किया है, एक रेल वन करके एप्लीकेशन लॉन्च किया है। वो क्या है देखिए, मैं पहले भी चर्चा किया था और आज भी चर्चा कर रहा हूं। 1 जुलाई से हमारे जो तत्काल टिकट लेते हैं हम लोग, उसके लिए एक इंडिया ने एक मुहिम चलाया है। मुहिम इन द सेंस की, कहने का मतलब है एक प्रक्रिया, एक सिस्टम क्रिएट किया है। वो सिस्टम क्या है कि हम तत्काल टिकट बुक करने जाएंगे तो हमारे जो आधार से लिंक जो मोबाइल होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, और ओटीपी के थ्रू ही आपका तत्काल टिकट क्या होगा, बुक होगा। ठीक है, तत्काल टिकट बुक होगा उस ओटीपी के थ्रू ही। ठीक है, तो रेल वन एप्लीकेशन में क्या चीजें है, इससे टिकट बुक होगा। देखिए, रेल से रिलेटेड यानी ट्रेन से रिलेटेड सारी सुविधाएं आपको इस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। जैसे आईआरसीटीसी वेबसाइट पे क्या करते थे हम लोग, आईआरसीटीसी के एप्लीकेशन पर हम क्या करते थे, टिकट बुक करते थे। ठीक है, टिकट बुक करते थे, उस पर क्या करते थे, जैसे ट्रेन में हम यात्रा कर रहे हैं, जर्नी पे है, ठीक है, तो हम किसी भी अगले स्टेशन पे क्या करते थे, भोजन की व्यवस्था करवा सकते थे, यानी बुक कर सकते थे, फूड हम मंगवा सकते थे। ठीक है, तो ऐसे ही रेल वन में क्या है देखिए, रेल रेल वन में हम टिकट बुक कर सकते हैं, टिकट बुकिंग की सुविधा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन, आरक्षित जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, आरक्षित आरक्षित टिकट, जो हम कुछ दिन पहले ही बुक कर लेते हैं। ठीक है ना, कुछ दिन पहले ही बुक कर लेते हैं,
इसके अलावा यहाँ पे अनारक्षित, अनारक्षित टिकट, कौन सा बुक टिकट, अनारक्षित टिकट, ठीक है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, ठीक है। इसके अलावा, इसके अलावा फूड ऑर्डर, फूड ऑर्डर, ठीक है। इसके अलावा, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो देखिए, कभी कभी हम बड़े बड़े स्टेशनों पे जाएंगे आप लोग, तो वहां पे उस स्टेशन के आसपास हमें होटल नहीं मिलता है, तो बड़े बड़े स्टेशन पे रेस्ट रूम होता है, ठीक है ना, रेस्ट रूम, ठीक है ना, जैसे होटल की तरह ही होता है, ठीक है ना, रेस्ट रूम, जो बहुत ही कम दामों में, कम रेट में आपको क्या रेस्ट करने के लिए रूम मिल जाता है, या फिर डोरमेट्री मिल जाता है। डोरमेट्री बोले तो एक एक लोगों का सोने का जगह होता है डोरमेट्री, ठीक है ना, वहां पे एसी और नॉन एसी की व्यवस्था सारा होता है। तो देखिए, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप सारा व्यवस्था एक ही जगह पे पा सकते हैं, ठीक है। ये सारा टिकट बुकिंग, अनारक्षित टिकट, मतलब कि अनारक्षित बोले तो आप, आपको आरा से, आरा, आरा से अगर बक्सर जाना हो या आरा से आपको पटना जाना हो, तो आपको टिकट क्या आसानी से यही से, इसी ऐप से आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म टिकट, अगर अगर आपको किसी को छोड़ने जाना, ड्रॉप करने जाना हो, तो वहां से भी आपको प्लेटफॉर्म टिकट भी मिल जाएगा, ठीक है। फूड ऑर्डर करना चाहते हैं आप लोग, कब, यात्रा के दौरान, उसमें पीएनआर, पीएनआर नंबर लगता है, फूड ऑर्डर करने के लिए पीएनआर नंबर मांगता है। पीएनआर नंबर डालोगे तो उसके पास क्या होगा, आपके स्टेशन का लिस्ट आ जाएगा, और आपको कहाँ ऑर्डर करना है पीएनआर के अकॉर्डिंग वो ऑर्डर करो, आपको ट्रेन में फूड आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, रेस्ट रूम मिल जाएगा आपको, तो यही है रेल वन एप्लीकेशन, ठीक है। चलिए आगे, अगला न्यूज है, भारतीय नौसेना को आज एक नया युद्धपोत मिलेगा, ठीक है। उसका क्या नाम है, आईएनएस तमाल। पहले भी इसका चर्चा कर चुका हूं मैं, ठीक है, मुंबई में बन के कहा गया था, ठीक है। इंद्र की तलवार के नाम वाला यह फ्रीगेट में 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर तक हमला करने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, पानी के नीचे टारगेट तबाह करने वाला टारपीडो, और हर मिनट 5000 राउंड गोली बरसाने वाला गन सिस्टम, गन सिस्टम है, गन सिस्टम से लैस है, कौन, तमाल, ठीक है ना। आईएनएस तमाल जो है एक इंडियन नेवी शिप है, ठीक है। आईएनएस तमाल एक इंडियन नेवी शिप है, जिसमें 450 किलोमीटर मार करने वाला ब्रह्मोस मिसाइल है, ठीक है। इसमें पानी के अंदर मार करने वाला टारपीडो से, टारपीडो जिसको कहते हैं, ये भी मिसाइल की तरह होता है, जिस तरह से मिसाइल ब्रह्मोस जो है लैंड टू लैंड मार करता है, वैसे ही टारपीडो जो होता है पानी के अंदर क्या करता है, एक मिसाइल की तरह ही होता है, ठीक है। टारपीडो मार करता है पानी के अंदर ही, पानी पानी में ही, किसी को मान लीजिए कि पनडुब्बी को मारना हो तो टारपीडो से ये मार सकता है, ठीक है। इसके अलावा 5000 पर मिनट के हिसाब से आधुनिक गन, जो जिससे क्या करते हैं गोलियां निकलेगी, वैसे गन इसमें लैस है, किसमें, आईएनएस तमाल में, ठीक है। ये किसको मिल गया है, भारतीय नौसेना को, ठीक है। ये क्या है, एक युद्धपोत है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, फीचर्स ऑफ तमाल, कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 3000, देखिए ये 3000 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है, ठीक है, इसका पहला फीचर है। दूसरा फीचर है कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, ये ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च करने में क्या है, योग्य है, कैपेबल है, ठीक है। और उसका फीचर क्या है, ये कितने, इसका वजन कितना है, 3900 टन, ठीक है। इसका स्पीड कितना होता है, इसका आईएनएस तमाल का, तो स्पीड है 55 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि एक घंटे में ये 55 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है। कौन, आईएनएस तमाल, ठीक है ना। आईएनएस तमाल क्या करेगा, एक घंटे में 55 किलोमीटर, ठीक है ना। ये किससे किससे लैस है, तो ब्रह्मोस मिसाइल से, ठीक है, और क्या, टारपीडो से, और हर, ये क्या है, गन सिस्टम, और वो भी कैसा गन सिस्टम, 5000 राउंड गोली बरसाने वाला है हर मिनट में, ठीक है। चलिए ये न्यूज हो गया आपका आज का, आगे ये आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा श्री नानक निवास किस राज्य में खोला गया है, लकड़ी का, लकड़ी का क्या, लकड़ी का क्या है, गुरुद्वारा
श्री, इसका नाम क्या है गुरुद्वारा का? श्री नानक निवास। ठीक है, ठीक है ना। तो लकड़ी की बात कह रहा है, यानी पहला लकड़ी का, ये पंजाब में है। ठीक है, अब पंजाब में बात करें तो, पंजाब की बात करें तो पंजाब में आप लोगों को पता है क्या है? क्या है? पंजाब में एक और गुरुद्वारा है जो काफी फेमस है। ठीक है। उस गुरुद्वारा का नाम कोई बताएगा? हाँ, हमारे हमारे बिहार में भी गुरु नानक हमारे गुरुद्वारा है, बिहार में भी है। ठीक है, तो कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है ना। तो ये जो पंजाब में है, ये पंजाब में कहाँ है? तो फाजिका पुलिस लाइन जगह का नाम है, फाजिका पुलिस लाइन। ठीक है, पंजाब में फाजिका पुलिस लाइन में इस गुरुद्वारा का निर्माण हुआ है जो लकड़ी का है। ठीक है, देखिए और क्या है इसमें, तो लकड़ी, लकड़ी का गुरुद्वारा। देखिए हिस्ट्री में हमने पढ़ा है, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है लकड़ी का महल कौन से साम्राज्य वाले, कौन से साम्राज्य वाले, कौन सा शासक लकड़ी के महल का यूज करते थे? कौन सा शासक लकड़ी का महल का यूज करते थे? लकड़ी का महल कौन सा शासक यूज करते थे? तो लकड़ी का महल मौर्य वंश। मौर्य वंश क्या करते थे? लकड़ी के महल को यूज करते थे। ये ऐसे महल बनाते थे, बड़े बड़े खंबे लकड़ी का ही, 3 मंजिला महल तैयार कर देते थे। ठीक है, 3 मंजिला, उसमें बड़े बड़े नक्काशी होते थे, बड़े बड़े उसमें क्या होते थे, नक्काशी के अलावा बड़ी बड़ी संरचनाएं होती है, सनाएं होती थी, बड़े बड़े मूर्तियां लकड़ी से ही बनी हुई। ठीक है ना, उस महल को सजा कर रखते थे। ठीक है, और कौन यूज करता था इसको? मौर्य वंश। एक एक और था, ठीक है ना, एक और था, गयासुद्दीन तुगलक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश का ये शासक था, इसको लकड़ी के एक महल में दब जाने से, इन्हीं लोगों ने बनाया था, इन लोगों ने अलग बनाया था, इस मौर्य वंश के बाद की बात है। इन लोगों ने क्या किया, तुगलक वंश वालों ने एक लकड़ी का महल बनाया था। ठीक है, लकड़ी का महल, इसी लकड़ी के महल में दबकर किसकी मृत्यु हो गई थी? गयासुद्दीन तुगलक की, गयासुद्दीन तुगलक की। ठीक है, कई कई क्वेश्चन आया हुआ है, लकड़ी के महल में कौन से शासक के दब जाने से मृत्यु हो गई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक का नाम रखना आप लोग। ये भी क्वेश्चन आया है, लकड़ी के महलों को कौन सा शासक यूज करते थे? तो ये मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश। और क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा तो पंजाब में बना है, और कहाँ बना है? फाजिका पुलिस लाइन में। ठीक है, इसमें इतना ही। ठीक है, चलिए अगला। किस बैंक ने 2027 तक 4 मिलियन भारतीय घरों के सौर ऊर्जा से संचालित करने का निर्णय लिया है? किस बैंक ने? ठीक है ना, क्वेश्चन है किस बैंक ने 2027 तक 4 मिलियन घरों को सोलर पैनल देने की, मतलब सोलर पैनल लगाने की बात कह रहा है? ठीक है, इसका आंसर होगा एसबीआई। ठीक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई ने ये निर्णय लिया है कि मैं 2027 तक 4 मिलियन घरों में सौर ऊर्जा संचालित करूंगा। 4 मिलियन बोले तो, 4 मिलियन बोले तो 40 लाख घरों में, 40 लाख घरों में क्या करेगा ये? सौर ऊर्जा से संचालित करने का निर्णय लिया है घरों को। ठीक है, यानी कि घर में जैसे लाइट जलेगा, पंखा चलेगा, सौर ऊर्जा से और भी बहुत सारे काम होगा, जो इससे, जो बिजली से संबंधित होता है, वो किससे होगा? सोलर सोलर एनर्जी से होगा, यानी सौर ऊर्जा से होगा। ठीक है, और किसने ये निर्णय लिया है, किस बैंक ने? एसबीआई ने। कब तक? 2027 तक। ठीक है, अब बात करेंगे एसबीआई। एसबीआई का गठन कब हुआ था? 1955। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर, मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। ठीक है, मुंबई। इसका चेयरमैन कौन है अभी? श्रीनिवासु, श्रीनिवासु शेट्टी। ठीक है, चेयरमैन यानी अध्यक्ष, चेयरमैन श्रीनिवासुलु
सेठी, ठीक है। एसबीआई को पहले क्या कहा जाता था? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। याद रखना आप लोग, अंग्रेजों ने जब बनाया था 1955 में, हमने इसको इसको रीनेम किया था एसबीआई को, ठीक है। इससे पहले क्या चल रहा था? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एसबीआई में यही है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है, चेयरमैन श्रीनिवास सेठी है, और इसका गठन 1955 में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है? तो सौर ऊर्जा, अब सौर ऊर्जा की बात आ रही है तो आईएसए, आईएसए क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये कहाँ पे है और किसके किसके बीच में है ये अलायंस? ये जो अलायंस है, ये अलायंस जो है इंडिया और फ्रांस के बीच, इंडिया और फ्रांस के बीच है, इंडिया और फ्रांस के बीच अलायंस है, ठीक है। ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है आईएसए का, इंटरनेशनल इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है क्या? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर किसका? आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय तो गुड़गांव, गुरुग्राम, ठीक है। कहाँ है? गुरुग्राम। याद रखना आप लोग, ये बार बार आ रहा है, ठीक है ना। सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी से याद आया आईएसए, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और ये जो अलायंस है किसके बीच है? इंडिया और फ्रांस के बीच, इंडिया और फ्रांस के बीच ये एक ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय कहाँ है हमारे इंडिया में? इंडिया में कहाँ पे? तो गुरुग्राम में, यानी गुड़गांव में इसका क्या है? मुख्यालय, हेडक्वार्टर है आईएसए का, ठीक है। आईएसए का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। और इसी सोलर अलायंस कह ले, सोलर एनर्जी की बात कह ले तो एसबीआई ने निर्णय लिया है 2027 तक क्या करना है? 2027 तक 40 लाख घरों में सोलर एनर्जी से स्वचालित, यानी मतलब उसको क्या करना है? सोलर एनर्जी मतलब सोलर ऊर्जा को लगा देना है, सोलर पैनल को लगा देना है 40 लाख घरों में, ठीक है। जिससे क्या हो? बिजली की खपत जो हो कम हो, और सोलर एनर्जी से चलने वाले मतलब जितने बिजली से चलती है सारी वस्तुएं, जैसे टीवी हो गया, पंखा हो गया, लाइट्स हो गए, ये किससे चलेगा? सोलर एनर्जी से चलेगा, ठीक है। चलिए आगे। 2025 स्काई ट्रैक्स एयरलाइंस रैंकिंग में विच एयरवेज टॉप द 2025 स्काई ट्रैक्स एयरलाइंस रैंकिंग? 2025 स्काई ट्रैक्स एयरलाइंस रैंकिंग में कौन सी एयरवेज शीर्ष पर रही? देखिए, जिस तरह से आप लोग जानते होंगे बॉलीवुड में एक अवार्ड शो होता है आईफा, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड होता है, ठीक है ना कहीं ऑस्कर अवार्ड होता है, ग्रैमी अवार्ड होता है। वैसे ही दुनिया के जितने भी एयरलाइंस है वैसे ही एक अवार्ड शो होता है जिसका नाम है स्काई ट्रैक्स एयरलाइन रैंकिंग में टॉप कौन करता है, ठीक है ना। तो वैसे ही स्काई ट्रैक्स एयरलाइंस रैंकिंग में जो टॉप करता है उसको क्या किया जाता है? उसको नंबर 1 आता है तो उसको कहीं ना कहीं पे उसको क्या किया जाता है? पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है। तो इसमें किसने शीर्ष पर आया? तो कतर एयरवेज, कतर एयरवेज। और सबसे इसका बड़ी बात यह है कि अमेरिका यानी यूएसए की कोई भी एयरलाइंस इस रैंकिंग में टॉप टेन में कोई भी एयरलाइंस नहीं है, कोई भी एयरलाइंस नहीं है, यूएसए की कोई भी एयरलाइंस नहीं है टॉप 10 में, ठीक है। तो कहाँ की टॉप 10 की है? कतर एयरवेज की। कतर, कतर का राजधानी कहाँ है? दोहा। कहाँ है? दोहा, ठीक है। कतर की राजधानी दोहा है। बात करें कतर की तो कुछ दिन पहले इन द सेंस की कुछ साल पहले यहाँ फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था 2022 का, ठीक है। फीफा का क्या हुआ था? वर्ल्ड कप। उसका विनर कौन था? वर्ल्ड कप उसका विनर कौन था? विनर था अर्जेंटीना, अर्जेंटीना विनर कौन था? अर्जेंटीना। कब हुआ था ये?
2022 में, ठीक है। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो कतर में हुआ था, और उसका विनर कौन था? अर्जेंटीना, ठीक है। कतर में कौन सा चलता है? कतरी रियाल। कतर में जैसे हमारे इंडिया में इंडियन रुपी चलता है ना, मुद्रा, मुद्रा, मुद्रा क्या कौन सा चलता है? कतरी रियाल, कतरी रियाल, ठीक है। ये का कतर का सारा देख लो आप लोग, इसका कतर का क्या है? मुद्रा कतरी रियाल। दोहा इसका कैपिटल है, राजधानी है, राजधानी है, ठीक है। और कतर में ही 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, और उसका विनर कौन था? अर्जेंटीना था, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही, आगे। हाल ही में किस राज्य में बेगोनिया निसियोरम नामक एक नए फूलदार पौधे की प्रजाति की खोज की गई है? देखिए, निसियोरम, बेगोनिया निसियोरम, ठीक है ना। कहा की कह रहा है? देखिए, एक राज्य है जहां पे नीसी नाम का क्या रहते हैं? जनजाति रहती है। नीसी नाम की क्या रहती है? जनजाति, ठीक है। उसी जनजाति के नाम पर क्या क्या नाम रखा गया है? निसियोरम, बेगोनिया निसियोरम। और क्या है? देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बेगोनिया निसियोरम नामक एक नई फूलदार पौधे की प्रजाति की खोज की गई है? ठीक है। देखिए, ये पौधा जो है, पेड़ जो पुराने वृक्ष है, पेड़ है, उनके तने में ऑटोमेटिक उग के आ मतलब उग गए हैं, मतलब उपज ले लिया है। और इनके जो फूल है, छोटे 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 रेड कलर का फूल उग गए हैं, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया है? उसका नाम दिया है, क्या दिया है? बेगोनिया निसी ओरम। निसी ओरम, निसी ओरम, देखो आप लोग यहाँ पे एक नीसी, एक वर्ड है निसी। ये निसी जो है क्या है? वहां की एक जनजाति का नाम है। इसी के नाम पर क्या इन्होंने नाम दिया है? बेगोनिया निसियोरम, बेगोनिया निसियोरम, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ये कहाँ की जनजाति है? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का। और ये जो फूल जो निकला है, नया स्पेसिस निकला है, प्लांट, न्यू प्लांट स्पेसिस, तो कहाँ पे मिला है? अरुणाचल प्रदेश में। और कहाँ आया है ये पेड़? तो पुराने पेड़ के तने में ही क्या ये ऑटोमेटिक यू उग गए हैं, और वो छोटे छोटे रेड कलर का क्या है, उसमें से फूल निकल गए हैं, ठीक है। तो उसका नाम दिया लोगों ने बेगोनिया निसियोरम, ठीक है। ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, यहाँ के सीएम कौन है? पेमू 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 खांडा। क्या नाम है यहाँ के सीएम का? यहाँ के सीएम का नाम पेमा खांडू, सॉरी, पेमा खांडू, ठीक है। ये ए इधर आ जाएगा, वो पेमा खांडू, ठीक है। यहाँ पे ही, यहीं पे ही अरुणाचल प्रदेश में ही सेला टनल है। सेला टनल, सेला टनल बोले तो सुरंग, सेला सुरंग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, दो दो देशों का बॉर्डर लगता है। कौन कौन सा? म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार और तिब्बत। तिब्बत जो है अब चाइना का थोड़ा सा पार्ट हो गया है, चाइना भी कह सकते हो और तिब्बत भी कह सकते हो, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के दो इंटरनेशनल बॉर्डर से क्या, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को क्या करती है? टच करती है, ठीक है। म्यांमार, म्यांमार और तिब्बत, ठीक है। यहाँ के सीएम का नाम पेमा खांडू, ठीक है। यही पे एक टनल है, सुरंग है, जिसका नाम है सेला टनल, ठीक है ना। और कौन सा फूल? बेगोनिया निसियोरम, जो एक फूलदार पौधा है, ठीक है। और कहाँ मिला है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो बेगोनिया निसियोरम नाम रखा गया है, निसियोरम कहाँ से आता है? निसी वहां के एक जनजाति का नाम है, इन्हीं के नाम पर इन्होंने क्या किया? निसियोरम नाम रख दिया है, ठीक है। चलिए आगे, कोई दिक्कत? हाल ही में किस राज्य ने हेजिंग डेस्क लॉन्च किया है? हेजिंग डेस्क, किस राज्य ने हेजिंग डेस्क
हेजिंग डेस्क, देखिए ये किसानों के लिए एक डेस्क लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसानों के किस लिए लॉन्च किया है, तो देखिए ये है कि किसानों का जो इनकम है, इनकम इसका आय कहते हैं। ठीक है, या इकोनॉमी कह लो, उनके क्या, उनके आय को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, यानी लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये एक राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। किसानों का किसानों का आमदनी यानी इनकम, आमदनी को बढ़ाने के लिए एक तरह से इन्होंने क्या किया है, एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और इसमें कौन कौन से फसल आएंगे, मक्का, कपास। ठीक है, मक्का और कपास जैसी फसलें आएंगे इसमें। ठीक है, और क्यों, कौन सरकार ने किया है, तो महाराष्ट्र के कहा, पुणे में। ठीक है, पुणे में हेजिंग डेस्क, इसका नाम आप लोग याद रखना केवल, हेजिंग डेस्क। ठीक है ना, तो किसानों के इनकम बढ़ाने की कोशिश की जा रही है इससे। ठीक है ना, इससे मक्का कपास एक और था, मक्का कपास के अलावा एक और है जो हाल ही में अमित शाह ने क्या किया है, इन्होंने हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है। कहाँ पे, तो देखिए पहले ये जान लीजिए, हाल ही में हेजिंग डेस्क में ये 3 फसलों को ज्यादा जोर दिया गया है, मक्का, कपास और हल्दी। ठीक है, और इसमें इन तीनों से रिलेटेड किसानों को क्या करेगा, आमदनी को बढ़ाएगा। ठीक है, इस हेजिंग डेस्क लॉन्च में यही बताया गया है। इससे रिलेटेड जो किसान की आमदनी होगी क्या होगा, बढ़ाया जाएगा। हल्दी की बात आ रही है, तो हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन 2 दिन पहले किसने किया था, अमित शाह ने, अमित शाह द्वारा किया गया था। कहाँ पे, हल्दी बोर्ड, कहाँ, तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में किया गया है हल्दी बोर्ड का उद्घाटन, किसके द्वारा बाय अमित शाह। ठीक है, मसाला और रबड़ का बोर्ड, मसाला और रबड़ का बोर्ड कहाँ है, मसाला बोर्ड और रबड़ बोर्ड, ये दोनों कहाँ है, केरल में। मखाना बोर्ड मखाना बोर्ड मखाना बोर्ड बिहार में, मखाना बोर्ड बिहार में। ठीक है, आप लोग इतना याद रखना। ठीक है ना, महाराष्ट्र के पुणे में, तो यही पे पुणे में क्या हुआ था, पुणे में क्या हुआ था, पुणे में ही इस बार क्या हुआ था, इंडियन आर्मी का परेड, पहली बार इंडियन आर्मी परेड, पहली बार। ठीक है, कहाँ हुआ था, पुणे में। ठीक है, डिस्कस किया हूँ बार बार, बहुत बार किया हूँ मैं आप लोग, चलिए इसमें इतना ही, आगे। सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, सीबीडीटी का अध्यक्ष कौन है जिसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, देखिए सीबीडीटी का फुल फॉर्म पहले जानते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है ना, सीबीडीटी 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 सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है। और क्या किया इन्होंने, सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, अध्यक्ष पहले से है, मतलब नया नियुक्त नहीं हुए, पहले से है, उन्होंने अच्छा काम किया होगा, उनको क्या किया गया, उनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, वैसे ही सीबीआई के अध्यक्ष का भी कार्यकाल बढ़ाया गया था, पढ़ाया हूं मैं आप लोग को, देख लेना आप लोग। तो सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है, तो रवि अग्रवाल, जिनका कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है। अब देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा है, ऐसा टैक्स जो सरकार सरकार डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करती है, पे करवा लेती है। ठीक है, ऐसा टैक्स जो सरकार को डायरेक्ट मिल जाता है। ठीक है, उस टैक्स को क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। तो ऐसा टैक्स को कैसे मिलता है सरकार को, कौन कौन चीज पे मिल जाता है, देखिए जो हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स और
और प्रॉपर्टी टैक्स, ये कुछ टैक्स है जो सरकार को डायरेक्ट मिल जाता है। आप लोग देखते होंगे, आप लोग प्रॉपर्टी मतलब कि जमीन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए जब जाते हैं आप लोग, तो डायरेक्ट वहीं पे आप लोग क्या करते हैं, सारा उसका जो सरकारी दस्तावेज का खर्चा होता है, सारा कुछ आप लोग वहीं पे पेमेंट कर देते हैं। ठीक है। इनकम टैक्स, जो हम इनकम टैक्स देते हैं सरकार को डायरेक्ट देते हैं। ठीक है। गिफ्ट टैक्स पे सरकार डायरेक्ट क्या करती है, वो ले लेती है। ठीक है ना। अपना टैक्स क्या करती है सरकार, ऑटोमेटिक अपना ले लेती है। ये लोग, ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स है जो सरकार को अपने आप प्रत्यक्ष रूप से सरकार को मिल जाता है। अब बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स वैसा टैक्स जो सरकार को क्या, जिसको अप्रत्यक्ष कर भी कहते हैं, वैसा कर, ठीक है ना, जो सरकार को प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता है, मतलब किसी को थ्रू मिलता है। जैसे मान लीजिए मार्केट में गए, ठीक है, मुझे एक किताब खरीदना है, चाहे एक पेन ही खरीदना है, पेन का दाम 9 रुपया है, चाहे बुक का दाम 18 रुपया है, तो मैं मंटू को 20 रुपये पेमेंट कर दिया। ठीक है। 18 रुपये की बुक को 20 रुपये, यानी 2 रुपये टैक्स दिया मैं उनको। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मंटू क्या करेंगे, सरकार को पेमेंट करेंगे। ठीक है ना, या तो जीएसटी के फॉर्म में, जीएसटी आजकल तो जीएसटी चल रहा है, जीएसटी के फॉर्म में। तो इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है, ये एक इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है। यानी हम डायरेक्ट सरकार को नहीं पे करते हैं, कोई अगला मर्चेंट करता है, या दुकानदार करता है, ठीक है, या बिजनेसमैन करता है सरकार को। ठीक है। चलिए आगे। धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से, देखिए धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से एक बहुत बड़े जैन लीडर, जैन लीडर, ठीक है, जैन धर्म के जो लीडर है, जैन धर्म के लीडर है, उन्होंने उन्होंने धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसको दिया है अभी, तो पीएम मोदी को दिया है। ठीक है। पीएम मोदी कौन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है। ठीक है। प्रधानमंत्री है, इन्हीं को क्या मिला है, धर्म चक्रवर्ती का उपाधि मिला है। किसके द्वारा, तो एक जैन लीडर है, उन्हीं के द्वारा इनको क्या दिया गया है, धर्म चक्रवर्ती की उपाधि। ये पीएम मोदी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री कब से रह रहे हैं, 2014 से, 2014 से अभी तक ये हमारे देश के प्रधानमंत्री है। ठीक है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो ये देश के कौन से वाले प्रधानमंत्री है, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, ये क्वेश्चन आया हुआ है बार बार, तो आप लोग याद रखना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देश के 15वां प्राइम मिनिस्टर है। 15वां प्राइम मिनिस्टर है कौन, नरेंद्र मोदी। ठीक है। ये कब से है, 2014 से लेके अभी तक ये हमारे देश के क्या है, प्रधानमंत्री है, बने हुए हैं। ठीक है। कौन, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी द्वारा बहुत सारे योजना चलाया गया है, जैसे याद रखना आप लोग, आयुष्मान, आयुष्मान योजना, ठीक है, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना, ठीक है, उज्ज्वला योजना। ठीक है। इसके अलावा मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। इसके अलावा स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, ठीक है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटी पढ़ाओ, ठीक है। इसके इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं इन्होंने चलाया है। ठीक है। जैसे मेक इन इंडिया तो बताया दिया आप लोग को, अभियान बताया दिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया भी है, ठीक है ना, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया है ना, आत्मनिर्भर भारत है, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, एक है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत,
तो ऐसे ही जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, कितना योजनाओं का नाम रखा जाए, लेकिन ये जो ट्रेंडिंग में है, आप लोग याद रखना है इन सारे योजनाओं का नाम। ठीक है, ये कहीं ना कहीं पूछ देगा, तो आप लोग इन सारी योजनाओं का नाम याद रखना। ठीक है, ये किसके द्वारा चलाया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। चलिए, इसमें इतना ही। आगे, फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम फीफा द्वारा किस संगठन के सहयोग से चलाया जाता है? फीफा का फिर नाम आ गया, फीफा। फीफा इंटरनेशनल फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। ठीक है, फीफा का फुल फॉर्म होता है। तो ये पूछ रहा है, फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम फीफा द्वारा किस संगठन के सहयोग से चलाया जाता है? तो देखिए, यूनेस्को द्वारा। ठीक है, यूनेस्को द्वारा फीफा, मतलब कि यूनेस्को और फीफा मिलके एक फुटबॉल फॉर स्कूल यानी F4S कार्यक्रम चला रहा है। ठीक है, फुटबॉल फॉर स्कूल। ठीक है, इसमें क्या है? 70 मिलियन बच्चों को क्या करना है? प्रशिक्षित करना है। प्रशिक्षित करना है किस चीज का? फुटबॉल स्किल्स को प्रशिक्षित करना है, यानी सारे स्कूल के बच्चों को क्या करना है? प्रशिक्षित करना है फुटबॉल स्किल्स को। किसके थ्रू हो रहा है ये? यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को द्वारा मिलके कौन? फीफा। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, एजुकेशनल साइंटिफिक, साइंटिफिक ऑफ कल्चरल, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक ऑफ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। यूनेस्को का गठन कब हुआ था? तो 1945। आप लोग याद रखना, यूनेस्को का गठन कब हुआ था? तो 1945 में। और इसका हेड कौन है? तो आउड्रे एजोले, आउड्रे ओजोले, आउड्रे ओजोले। ठीक है, ये कौन है? हेड है, हेड किसका? यूनेस्को का, आउड्रे ओजोले। गठन कब हुआ था यूनेस्को का? गठन 1945। ठीक है, हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? हेड क्वार्टर, हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर पेरिस फ्रांस में। ठीक है ना, कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। बहुत बार बताया हूं मैं, आप लोग को याद हो जाना चाहिए, नहीं तो 10 बार बता चुका होगा मैं। ठीक है, पेरिस जो कि फ्रांस में है। WTO WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में, जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही। ठीक है, एक और है फीफा। फीफा का हेड क्वार्टर कहाँ है? फीफा का, फीफा का ज्यूरिक, ज्यूरिक में है। ठीक है, हेड क्वार्टर, हेड क्वार्टर कहाँ है फीफा का? ज्यूरिक में। चलिए आगे, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित क्रियान्वित की जाती है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? ठीक है, इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? CSS का होता है फुल फॉर्म सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप। ठीक है, फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का बात आ रहा है, यूजीसी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन।
ठीक है। फुल फॉर्म होता है इसका जो हेड, हेड कौन है इसका हेड, विनीत जोशी। विनीत जोशी इसका कौन है, हेड है। ठीक है ना। किसका, यूनिवर्सिटी यूजीसी का। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और इसका हेड कौन है, विनीत जोशी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, हेड क्वार्टर, हेड क्वार्टर इसका न्यू दिल्ली। ठीक है। लेकिन अलग अलग देश के अलग अलग 6 शहरों में इसका क्या है, ब्रांच है, ब्रांच है। ठीक है। विनीत जोशी इसका क्या है, हेड, हेड है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा, एजुकेशनल मिनिस्ट्री द्वारा। ठीक है। ठीक है। और किससे होता है, किससे मिलता है ये, मतलब कि जो आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, इसको कौन संचालित, कौन सा स्कीम के थ्रू आता है, तो पीएम यूएसपी। पीएम यूएसपी, पीएम यूएसपी, यूएसपी यानी प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर उच्चतम, उच्चतम, उच्चतम शिक्षा प्रोग्राम, शिक्षा प्रोग्राम। ये प्राइम मिनिस्टर का एक उच्चतम शिक्षा प्रोग्राम है। इसी स्कीम के तहत सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर का उच्चतम शिक्षा प्रोग्राम है। चलिए आगे। G7 देश किस राष्ट्र की कंपनियों की वैश्विक न्यूनतम कर से छूट देने में सहमत हुए, G7। अब G7 में आता कौन है, G7 में आता कौन है, यानी ग्रुप ऑफ सेवन, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ सेवन। ठीक है। ग्रुप ऑफ सेवन यानी सात, सात देशों का समूह। ठीक है। यानी यूएस, यूके, जर्मनी, जापान, फ्रांस, फ्रांस, इटली एंड कनाडा, कनाडा। ठीक है। ये 7 देशों का एक ग्रुप है जिसको G7 कहा जाता है। ठीक है। ये 7 देशों का ग्रुप है जिसको G7 कहा जाता है। और अभी अभी इसका कनाडा में इसका सम्मेलन हुआ था, G7 समिट हुआ था, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री को इनवाइट किया गया था। कहाँ से, कनाडा से। ठीक है। और ये जो कह रहा है, ये G7 का जो ग्रुप है, आने वाला समय में ये G9 होने जा रहा है, अभी हुआ नहीं है, G9 हो सकता है। इसमें रसिया और चाइना को जोड़ा जाएगा। इसमें भारत का भी अभी भी नाम नहीं आ रहा है। ठीक है। लेकिन जहां भी G7 सम्मेलन हो रहा है, वहां पे इंडिया को क्या किया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन है, G7 देश किस राष्ट्र की कंपनियों को वैश्विक न्यूनतम कर से छूट देने की सहमति हुए है, ये अमेरिका इसका आंसर होगा। ये यूएस, ये अमेरिका ऑल्सो इज पार्ट ऑफ G7, G7 का पार्ट है। अमेरिका को क्या किया है ना G7 देश ने, किस राष्ट्र की कंपनियों को, तो अमेरिका की कंपनियों को क्या है, न्यूनतम कर से छूट देने की सहमत हुए हैं। कौन, G7 वाले। ठीक है। G7 वाले। चलिए इसमें इतना ही। आगे अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट द मेंबर ऑफ क्वाड। क्वाड, क्वाड एक संगठन है। ठीक है। 4 देशों का। क्वेश्चन पूछ रहे कौन क्वाड का सदस्य नहीं है, कौन क्वाड का सदस्य नहीं है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे नाम है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है क्वाड का सदस्य, अमेरिका भी है, जापान भी है और भारत भी है। इन चारों ही मिलके क्वाड बनाते हैं। मतलब कि ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा है कौन क्वाड का सदस्य नहीं है, तो इस क्वेश्चन में क्वाड का कोई सदस्य ऐसा है ही नहीं जो नहीं है। ये चारों ही, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत, ये चारों क्वाड के क्या है, मेंबर है, मेंबर ऑफ क्वाड। ठीक है। मैं एक अपने से क्या करूंगा, एक ई जोड़ूंगा जिसका नाम रखूंगा मैं चाइना। ठीक है। तो चाइना इज विल बी करेक्ट आंसर इफ चाइना विल बी मेंशन ओवर, अगर चाइना, अगर अब मेंशन होगा इस क्वेश्चन के ऑप्शन में,
तो चाइना इसका आंसर सही होगा, जो स्क्वाड का मेंबर नहीं है। लेकिन ये जो चार आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये चारों क्वाड का मेंबर है, आप लोग इतना याद रखना। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत। देखिए, ये क्वाड जो सदस्य है एक युद्ध अभ्यास करते हैं, युद्ध अभ्यास करते हैं। और कहा करते हैं युद्ध अभ्यास करते हैं, कहा करते हैं तो हिंद महासागर, हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर में। ठीक है, और उसका नाम क्या है? मालाबार युद्ध अभ्यास। क्या? मालाबार, मालाबार युद्ध अभ्यास। ये बेसिकली ये जो अभ्यास होता है हिंद महासागर या प्रशांत महासागर में होता है। और किसके किसके बीच होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में। और इसमें ये दोनों पार्ट होते हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मालाबार युद्ध अभ्यास। ठीक है, ठीक है ना। मालाबार युद्ध अभ्यास कहाँ होता है? हिंद महासागर या प्रशांत महासागर में। और ये क्वाड करते हैं, क्वाड सदस्य करते हैं इसको, युद्ध अभ्यास को। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही, आगे। इंडियाज फॉरेन डेब्ट हैज इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज टू 736.3 बिलियन। ठीक है ना। कह रहा भारत का विदेशी ऋण कितने प्रतिशत बढ़कर 736.3 अरब डॉलर हो गया है। ठीक है, तो मतलब एक कोई तो एक डिसाइड होगा, कोई एक पहला पार्ट होगा जो डेप्थ रह गया होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा 10%। ठीक है, पहले कितना था? तो 668.8 बिलियन पहले। ठीक है ना, 66 यानी 668.8 बिलियन, बिलियन क्या? डॉलर। 668.8 बिलियन डॉलर था। ठीक है, और बढ़ के कितना हो गया है? 10% और बढ़ गया है, तो कितना हो गया है? 736.3 अरब डॉलर। ठीक है, अरब डॉलर। ठीक है, तो पहले कितना था? कितना था? 668.8 अरब डॉलर। अब कितना हो गया है? 736.3 अरब डॉलर। ठीक है, ये इतना हो गया है। कितना बढ़ा है? 10%। ये भारत का विदेशी ऋण है। ठीक है ना, ऋण पहले से भारत पे क्या हो गया है? बढ़ गया है। ठीक है, कितना बढ़ा है? 10%। पहले कितना था? 668.8 अरब डॉलर, 736.3 अरब डॉलर, अब बढ़ के हो गया है। ठीक है, चलिए आगे। चलिए, आज की क्लास यही खत्म करते हैं। ठीक है, बने रहिए आप लोग वीडियो में, देखते रहिए। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।